नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्त हो चला है 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर की। आपको 5 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बताते हैं। भारत की मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड रूसी तेल का आयात रोकने के चलते वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर रही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भारत की रिफाइनरीज ने रूस से सीधे तौर पर तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। कंपनी के वित्त प्रमुख देवेंद्र कुमार ने सोमवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कई और सरकारी और निजी कंपनियां भी वेनेजुएला से तेल खरीद सकती है। इससे पहले अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल कर्नाटक में स्थित मैंगलोर के सरकारी रिफाइनरी की क्षमता तकरीबन 5 लाख बैरल प्रतिदिन है और इस रिफाइनरी का लगभग 40% परिष्कृत ईंधन निर्यात किया जाता है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी के हवाले से देवेंद्र कुमार ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा कि हम लागू सभी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं और वर्तमान में रूस से कच्चे तेल के आयात नहीं किया जा रहा है। दरअसल अक्टूबर में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां रोसनेफ्ट और लुक्नोइल पर प्रतिबंध लगा दी थी। कंपनियों को 21 नवंबर तक उसके साथ अपने सौदे समाप्त करने का समय दिया। वही यूरोपीय संघ ने कहा है कि 21 जनवरी से वो उन रिफाइनरियों से ईंधन नहीं लेगा जिन्होंने बिल ऑफ लैंडिंग तिथि से 60 दिन पहले रूसी तेल प्राप्त किया था या संसाधित किया था। देवेंद्र कुमार ने कहा कि परिष्कृत ईंधन निर्यात पर उच्च लाभ रूसी तेल के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। रिफाइनरी अपने लगभग 40% कच्चे तेल की जरूरतों को मध्य पूर्व से खरीद के माध्यम से पूरा कर रहा है और इसके अलावा वो स्पॉट बाजारों से भी तेल प्राप्त करता है और घरेलू तेल को संसाधित करता है। देवेंद्र कुमार ने कहा कि यदि माल ढुलाई दरों सहित व्यापारिक शर्तें अनुकूल हो तो MRPL वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RELI, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर रही है। अपने मानकों को बढ़ाने के लिए MRPL ने अन्य रिफाइनरों को परिष्कृत ईंधन बेचने के बजाय सीधे खुदरा बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया है। देवेंद्र कुमार ने कहा कि कंपनी की योजना 3 साल के भीतर अपने खुदरा ईंधन नेटवर्क को 200 से बढ़ाकर 500 आउटलेट तक करने की और इसका लक्ष्य 5 साल के भीतर 1000 ईंधन स्टेशन संचालित करना है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका को 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल देने की पेशकश की है, जिसकी कीमत करीब 5.2 अरब डॉलर है। अमेरिका ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया है और इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका बेचेगा और वो भारत जैसे देशों को ये तेल बेचने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को युद्ध से भरा संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसलिए शांति उनके लिए कोई प्राथमिकता ही नहीं रह गई है। ट्रंप ने नार्वे को कहा है कि वो डेनमार्क से कहे कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि नार्वे की राजधानी ओस्लो से ही नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान किया जाता है। PBS की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लिखा है कि ये देखते हुए कि आपके देश ने 8 से ज्यादा युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है, अब मुझे पूरी तरीके से शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ रुख किया और लगे हाथ नार्वे को धमका भी डाला है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि ग्रीनलैंड पर अगर रूस या चीन का हमला होता है तो डेनमार्क बचाव करने लायक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिकॉर्ड की तुलना बराक ओबामा के 2009 के पुरस्कार से की है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अकेले ही ऐसी निवारक शक्ति फिर से बनाई है जिसका बीजिंग और मॉस्को सम्मान करते हैं।
आपको बता दें कि ट्रंप बार बार दुनिया में 8 युद्ध को रोकने की बात करते हैं, जिसमें से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल मई में हुआ संघर्ष भी शामिल है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झड़प हुई थी, जिस तरह की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको भी इसमें ट्रंप शामिल करते हैं। हालांकि भारत इन दावों को सिरे से खारिज करता है, लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये लहजा नार्वो को धमकाने जैसा है। नार्वो ने ग्रीनलैंड की रक्षा करने की बात कहते हुए अपनी सेना को भी तैनात करने की बात कही है। वही डेनमार्क की पीएम ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेल को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने 1 फरवरी से फ्रांस, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% टैक्स लगाने की बात कही। वही ग्रीनलैंड डील न होने पर 1 जून से इन देशों पर टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। सोमवार सुबह उन्होंने इस इलाके के पास रूसी खतरों को लेकर डेनमार्क को नाटो की 20 साल पुरानी चेतावनी को भी दोहराया। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर विवाद काफी बढ़ चुका है। हालांकि कई नाटो देश चुप है, तो कुछ देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान सख्त रुख अपनाया है। इस प्लान पर जर्मन चांसलर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब सहित यूरोपीय देशों ने डेनमार्क का साथ दिया है और बिना किसी आर्थिक दबाव के आर्कटिक में नाटो की प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। दरअसल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क और नार्वे मिलकर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों देश इस पर साझा बयान जारी कर सकते हैं। वही जैसे ही टैरिफ लगाने का वक्त करीब आ रहा है, ब्रेल्स के डिप्लोमैट्स जवाबी उपायों पर चर्चा भी कर रहे हैं। ईरान की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद बंद लागू किया। इंटरनेट शटडाउन खत्म करने के संकेत भी अब दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। दरअसल ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वो इंटरनेट एक्सेस धीरे धीरे बहाल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनेट को कब और कैसे बहाल किया जाएगा, इस पर फिलहाल कोई डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा है कि इसे धीरे धीरे बहाल करने पर काम किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। ईरान में बीते 11 दिनों से इंटरनेट शटडाउन है। ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। इससे लोगों को काफी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। ईरान में इंटरनेट शटडाउन लंबे चलने के दावे किए जा रहे थे और ऐसे में इंटरनेट बहाली की उम्मीद से लोगों को राहत मिली है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेहरान ऑफिस से रविवार सुबह इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। हालांकि ज्यादातर इंटरनेट प्रोवाइडर और मोबाइल इंटरनेट अभी फिलहाल बंद है, लेकिन संकेत मिला है कि इस मामले में अब खामेनेई शासन की ओर से नरमी आएगी। ईरान में फोन और मैसेज भी रोक दिए गए थे, लेकिन 13 जनवरी से यहां पर आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल और 17 जनवरी से टेक्स्ट मैसेजिंग बहाल कर दी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने यह हवाला देते हुए बताया है कि इंटरनेट एक्सेस भी धीरे धीरे बहाल कर दिया जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि स्थानीय मैसेजिंग एप्लीकेशन ईरान के घरेलू इंटरनेट पर जल्द ही एक्टिवेट हो जाएंगे। ईरान अपने इंटरनेट पर निर्भर है, जिसने स्थानीय मीडिया वेबसाइटों को, साथ ही साथ राइड हेलिंग ऐप और डिलीवरी सर्विस और बुकिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया है। ईरान में बीते साल के आखिर यानी कि 28 दिसंबर में करेंसी में भारी गिरावट के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। प्रदर्शन जल्द ही पूरे देश में पूरी तरीके से फैल गए और बड़े पैमाने पर देश भर में हिंसा हुई। इसके बाद ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाहर से निर्देशित हो रहे अभियानों को रोकने की बात कहते हुए इंटरनेट बंद करने का समर्थन किया। अमेरिका की मानवाधिकार संस्था ने रविवार को कहा है कि उसके पास ईरान में प्रदर्शन के दौरान 3,766 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। संस्था ने यह दावा किया है कि ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में इन लोगों की मौत हुई है। वहीं द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने इससे पहले मरने वालों का आंकड़ा 3,308 बताया था, लेकिन ईरान के अधिकारियों ने मृतकों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई है फिलहाल, और ऐसे में कई तरह के दावे इस संबंध में किए जा रहे हैं। शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी माना है कि प्रदर्शन में हजारों लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार एजेंसी का कहना है कि इस कार्रवाई में
24,348 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पर अधिकारी जो है एक स्पष्ट संख्या नहीं बता रहे हैं। दरअसल ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वो इंटरनेट एक्सेस धीरे धीरे बहाल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनेट को कब और कैसे बहाल किया जाएगा इस पर फिलहाल कोई डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा है कि इसे धीरे धीरे बहाल करने पर काम किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। ईरान में बीते 11 दिनों से इंटरनेट शटडाउन है। ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। इससे लोगों को काफी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। ईरान में इंटरनेट शटडाउन लंबे चलने के दावे किए जा रहे थे और ऐसे में इंटरनेट बहाली की उम्मीद से लोगों को राहत मिली है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लुके रासमुसेन ने साफ किया है कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है और कूटनीतिक संवाद जारी रहेगा। आपको बता दें कि रासमुसेन ने कहा है कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच बुधवार को एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि शुरुआत से ही डेनमार्क का रुख यही रहा है कि अमेरिकी सहयोगियों और मित्रों के साथ रचनात्मक बातचीत होनी चाहिए। दरअसल ये संवाद पिछले हफ्ते शुरू किया गया था और डेनमार्क इसे किसी भी हाल में बंद नहीं करना चाहता है। लेकिन डेनमार्क के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे पर सहमति बनाई है, जिसे हाल ही में अमेरिकी प्रेस प्रवक्ता के बयान के बाद फिर से दोहराया गया। रासमुसेन ने जोर देते हुए कहा है कि डेनमार्क इस दिशा में आगे बढ़ेगा जब तक कि अमेरिका खुद कोई अलग फैसला न ले। उन्होंने कहा और स्पष्ट किया है कि अमेरिका सिर्फ उनके राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। अमेरिकी समाज में संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था है और वहां कई संस्थाएं फैसलों में भूमिका निभाती है। दरअसल हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात नजदीक से महसूस की, ऐसा उन्होंने दावा किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश करार दिया और मेटे फ्रेडरिक्सेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम सहयोग करना चाहते हैं, हम संघर्ष नहीं करना चाहते। मैं बाकी महाद्वीप से लगातार मिल रहे संदेशों से खुश हूं और कह सकती हूं कि यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। जरूरी है कि हम उन बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से खड़े रहें जिन्होंने यूरोपीय समुदाय बनाया है। डेनिश विदेश मंत्री रासमुसेन ने ट्रंप के व्यवहार पर कहा है कि उनका बर्ताव दुनिया के संतुलन और नाटो दोनों के ही भविष्य के लिए खतरा है। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि 1 फरवरी से यूरोपीय देशों पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ लगाए जाएंगे। इसमें डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड के अलावा ब्रिटेन और नॉर्वे भी शामिल है। ट्रंप की शर्त है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं दी गई तो टैरिफ लगेगा और इस पर कई देशों ने आपत्ति भी जताई है। यूरोपीय यूनियन के राजदूतों ने तय किया है कि अमेरिका वास्तव में शुल्क लगाता है तो उसके जवाब में कदम उठाने की तैयारी भी की जाएगी। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत 8 यूरोपीय देशों ने संयुक्त बयान जारी कर चेतावनी दी है कि टैरिफ की धमकियां ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। आपको जानकारी दे दें कि हालातों को खतरनाक दिशा में ले जा सकती है, ऐसा उनका दावा है। दरअसल नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इस पर काम जारी रहेगा और इस सप्ताह दावोस में ट्रंप से मुलाकात की उम्मीद भी जताई है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष ने भी अमेरिका यूरोप तनाव को लेकर आने वाले दिनों में एक विशेष बैठक बुलाने की योजना का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड और अर्कटिक की सुरक्षा नाटो की साझा प्राथमिकता है। स्टारमर ने यह भी कहा है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे सहयोगियों पर टैरिफ लगाना गलत है। वहीं इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसे लेकर ट्रंप से बात की और वो अमेरिका की करीबी मानी जाती है, लेकिन टैरिफ के कदम को उन्होंने भी गलत कहा है।
और आखिरी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत जानलेवा संकट से जूझ रहा है। सरकार का दावा है कि सब कुछ नियंत्रण में है, वही अस्पतालों से लीक हुए आंकड़ों से एक भयानक सच सामने आया है। दरअसल बीते साल मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी यानी कि डेंगू और मलेरिया से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सरकारी फाइलों के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। कराची और हैदराबाद के प्रमुख अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों में 33 बनाम 103 का खेल चल रही है और इसने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ा में डेंगू और मलेरिया से सिर्फ 33 लोगों की मौत हुई है। सरकारी फाइलों में इतर हकीकत बिल्कुल उलट है। केवल कराची के 3 अस्पतालों और हैदराबाद के एक अस्पताल में डेटा को मिला दे तो मरने वालों की संख्या 103 तक पहुंच गई है और इसमें से अकेले 23 मौतें मलेरिया के कारण कराची के एक ही अस्पताल में दर्ज की गई है, जबकि सरकार का दावा है कि पूरे सूबे में मलेरिया से कोई नहीं मरा है। अस्पतालों के डरावने आंकड़े इंडस हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हैदराबाद के लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मिले आंकड़ों के स्थिति ने गंभीरता को बयां कर दी है।